दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस हब में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की एनसीईआरटी क्लासेस। आज आप लोग पढ़ेंगे 10th क्लास में साइंस का 6th चैप्टर, जिसका टॉपिक है जैव प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक कितनी क्रियाएं होती हैं। सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर्स में मिलेगी। कैसे जन्म लेते हैं, क्या फिर प्रोसेस होती है ग्रोइंग की, बढ़ने की, वृद्धि की, खाना खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं, सारी की सारी इन सब की चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। निर्जीव क्या होता, सजीव क्या होता है, सब कुछ इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर क्या है अपना? चैप्टर है दोस्तों जैव प्रक्रम। इसको कहते हैं इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस। इंपॉर्टेंट किसके लिए है? सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी स्टेट के पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट है पीएचडी, टीएचडी, सुपर टेट, टेट, सीटेट, रेलवे ग्रुप डी। इवन ऐसे सारे एग्जाम्स जिसमें साइंस आती है, यह क्लासेस सभी के लिए दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। आइए अब अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैव प्रक्रम को आप लोग लेफ्ट साइड देख पा रहे होंगे, हार्ट का एक चित्र भी बना हुआ है, अर्थात हृदय अपना पूरी जिंदगी कार्य करता, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक। बीच में एक सेकंड के लिए भी वह स्टॉप नहीं होता है, और एक मिनट में जो अपना हृदय धड़कता है वह 72 बार धड़कता है। हृदय का कार्य क्या होता है? ब्लड को पंपिंग करना, अर्थात प्यूरिफाई करने का कार्य हृदय का होता है। आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए, हम जैव तथा अजैव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं। देखिए, जैव या सजीव वो होते हैं जो वृद्धि करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन का फिकस मटेरियल बाहर करते हैं। ये प्रोसेस होते हैं सजीव में, लाइफ में। और बात करें अजैव अर्थात निर्जीव, ना तो ये वृद्धि करते हैं, ना ही ये गमन करते अर्थात चलते फिरते हैं, ना ही ये खाना खाते हैं। ये सब लक्षण, ये विशेषताएं किसकी होती हैं? ये निर्जीव की होती हैं। यदि हम कुत्ते को दौड़ते देखते हैं या गाय को जुगाली अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव है। यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हैं तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव हैं? बिल्कुल दोस्तों, सजीव अगर सो रहे हैं तो उनमें श्वसन क्रिया चलती रहेगी, हार्ट बीट भी उनकी लगातार वर्क करेगी। यदि कुत्ता, गाय, इंसान सो रहे हैं तब भी हम यही सोचते हैं कि ये सजीव हैं। लेकिन हम ये कैसे जानते? मैंने अभी आपको बताया, हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि वे सजीव हैं। पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव हैं? इनमें से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी ना होकर अन्य रंग की होती हैं? वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। दूसरे शब्दों में, हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। देखिए क्या क्या है। जैसे ये वृद्धि संबंधी या अन्य गतियां हो सकती हैं। देखिए क्या वृद्धि संबंधी या अन्य गतियां हो सकती, मूवमेंट जिसको कहते, चलना फिरना कहते। बट पेड़ पौधे चलते फिरते नहीं है, वे एक स्थान पर रहते, बट वो सजीव की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती। कुछ जंतु सांस भी लेते परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, वे भी सजीव होते हैं। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियां आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियां, क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती है जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं। अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वे वास्तव में जीवित हैं कि नहीं। कौन? विषाणु अर्थात वायरस। विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहते हैं, जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं।
ये इनका रीजन क्या होता है आप समझ लो, जैसे विषाणु हो चाहे जीवाणु हो, दोनों के दोनों सजीव और निर्जीव की कड़ी को जोड़ने वाले हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे किसी का नाम बताइए जो सजीव और निर्जीव की कड़ी को जोड़ते हैं, तो आप बता सकते हैं एग्जाम्पल विषाणु और जीवाणु। वायरस एंड बैक्टीरिया बोथ आर कनेक्टिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब देखते हैं आगे, जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक हैं। पूर्व कक्षाओं में हम देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। उनमें ऊतक हो सकते हैं, ऊतकों में कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में छोटे घटक होते हैं। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती हैं। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं, आइए खोजते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अब अपने पास जो टॉपिक है वह है जैव प्रक्रम क्या है। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। देखिए, जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं कर रहे होते, अर्थात सो रहे होते हैं, मेडिटेशन कर रहे होते हैं या आराम से बैठे होते हैं। देखिए, जब हम सो रहे हों अथवा कक्षा में बैठे हों, उस समय भी ये अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। देखिए, अगर बात करें डायरेक्ट ऊर्जा की, एनर्जी की, तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सीधी सी बात है, भोजन से। खाना खाते हैं, डाइजेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल बाहर होता है और उससे जो डाइजेस्ट हो जाता है, अवशोषित हो जाता है भोजन, उससे ऊर्जा संचित होती है और वही ऊर्जा हम दैनिक जीवन में उसका उपयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। चलिए यहां से बता देते हैं, इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है, अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित है। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। चूंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है। देखिए, अगर पर्यावरण की आपसे परिभाषा पूछी जाए तो परि प्लस आवरण। आप पर्यावरण में जितनी वस्तुएं देखते हो अपने आसपास, चाहे मेज हो, कुर्सी हो, गाड़ियां हो, पेड़ हो, पौधे हो, नहर हो या कोई भी जानवर हो, वो सारे के सारे पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। और पर्यावरण में हर एक जीव का अलग अलग रोल होता है। इंसान का अलग है, भेड़ बकरी शेर चीते का अलग है, भालू का अलग है, हिरन का अलग है, हाथी का अलग है, गेंडे का अलग। तो सभी पेड़ पौधे, सभी जानवरों का सबका रोल होता है, यही सब मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। चूंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे ये अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक
अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता है, उपचयन और अपचयन। देखिए इस पे अंडरलाइन दोस्तों किए दे रहे हैं। यहां से देखिए उपचयन और अपचयन। अब क्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य और रासायनिक युक्तियां हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। देखिए श्वसन, जिसको इंग्लिश में ब्रीथिंग कहते हैं, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन का उपयोग होता, उसके बाद हमारे श्वसन के माध्यम से जो बाहर सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वह CO2 होता है। क्या होता है? CO2 होता है। और जिस गैस को हम श्वसन के तौर पे ग्रहण करते हैं, ब्रीथिंग में लेते हैं, उसका फार्मूला होता है O2। क्या होता है? O2। एक एक कोश की जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, वज्र पदार्थ के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तथा शारीरिक अविकल्प अधिक जटिल होता जाता है, तब क्या होता है? बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती हैं, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं। हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है, अर्थात जो स्पेशल टिश्यू होते हैं उनके माध्यम से कार्य होता है। फूड का डाइजेस्ट होना और उससे एनर्जी मिलना, अर्थात आपने फूड ले लिया, इनटेक कर लिया, आपने खाना खा लिया, फिर ये छोटे छोटे अणुओं में टूटता है, फिर धीरे धीरे ये क्या होता है? लेई के रूप में बनता है। और लेई के रूप में बनाता कौन है? रसांकुर, जिसको इंग्लिश में विलाई भी कहते हैं। ये उंगलियों के आकार के होते हैं और जब ये लेई बना देते फिर ये छोटी आंत में जाता, फिर धीरे धीरे क्या होता है? इससे एनर्जी ऑब्जर्व होनी स्टार्ट हो जाती है। परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। आप सभी जानते हैं कि भोजन हम कहाँ मुंह से ही तो खाते हैं, माउथ से ही ले सकते, बट हमारे शरीर के जितने भी भाग हैं, अर्थात अपनी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, सभी को एनर्जी की जरूरत होती है। क्या होती है? एनर्जी की दोस्तों जरूरत होती है। इस स्थिति में देखते हैं क्या होता है। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। बिल्कुल दोस्तों, एनर्जी कहीं बन रहा, ब्लड जैसे अस्थि मज्जा बोन मैरो में बनता है, बट पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। अगर आपसे बाई चांस पूछा जाए कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, जिसको इंग्लिश में बोन मैरो भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इंग्लिश में इसे बोन मैरो भी कहते हैं। जब रासायनिक अपक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उप उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अपशिष्ट उप उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। आप लोग उत्सर्जन समझ ही पा रहे होंगे कि जो आपने खाना पीना खाया सुबह निकालना पड़ता है फीकस के माध्यम से। यदि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की ही होगी। आइए हम जीवन का अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रमों के बारे में
एक एक करके विचार करते हैं। दोस्तों कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनको आप पढ़ें और स्वयं करने की कोशिश करें। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, वह है पोषण। क्या है पोषण? जिसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण हमें मिलता कहाँ से? सीधा संबंध दोस्तों भोजन से होता है। जैसा खाओगे वैसे ही बन जाओगे, ये लाइन आप लोगों ने सुनी होगी। और खाना खाने के लिए कितने पोषक तत्वों की जरूरत होती है? खाने से अर्थात मिलता क्या क्या है? प्रोटीन्स मिलता है, फैट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, एंड मिनरल्स चाहिए, खनिज एंड लवण जिसको कहते हैं वाटर। इतनी चीजें अपनी बॉडी को नीड होती है। आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? सभी प्रकार की दालों से मिलता है। और इसके अलावा फैट की बात करें, वसा की बात करें, तो जितने तेली पदार्थ होते हैं, घी हो, मक्खन हो, तो तेल के जितने भी प्रोडक्ट हों, सारे के सारे प्रोडक्ट हमें वसा ही प्रदान करते हैं। दूसरी बात करें कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत चावल ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, आलू। कार्बोहाइड्रेट हमें डायरेक्ट ऊर्जा देता है, और फैट क्या करता है? हमारे शरीर में संचित ऊर्जा के रूप में कार्य करता, अर्थात सेफ एनर्जी के रूप में यह वर्क करता है। तो देखते हैं पोषण दोस्तों, जिसको इंग्लिश में मैंने आपको बताया है न्यूट्रिशन इसको कहते हैं। जब हम टहलते हैं, साइकिल की सवारी करते हैं, तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। आप टहलते हो, भागते हो, दौड़ते हो, रनिंग करते हो, जिम करते हो, कोई भी दुनिया का कार्य करते हो जो शरीर के माध्यम से होता है, उसमें दोस्तों ऊर्जा व्यय होती है, ऊर्जा लगती है। और उस ऊर्जा को पाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं? भोजन लेते हैं। क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। उस स्थिति में भी जब हम कोई आवासीय क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन है। अब हम लोग पढ़ेंगे सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, अर्थात हम लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे हम अपने भोजन की बात करें, जितने भी एनिमल्स हैं, और एनिमल्स की कैटेगरी में ह्यूमन बीइंग भी आता है, बट इट इज अ वेरी इंटेलिजेंट। कह सकते हो कि मनुष्य भी एक जानवर है, बट यह बुद्धिजीवी प्राणी है, यह बुद्धिजीवी जानवर है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से या जानवरों से। अपना जो भी भोजन प्राप्त होता, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से, सिर्फ और सिर्फ प्लांट से प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। बाय चांस किसी ऐसे फूड प्रोडक्ट का नाम बताना पड़े कि ऐसा कौन सा फूड प्रोडक्ट है, ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त नहीं होता है, तो आप कह सकते हैं नमक। नमक है। एक दो और अपवाद हो सकते हैं जो हमें पेड़ पौधों से ना प्राप्त हो। इसके अलावा गेहूं हो, जौ हो, अनाज हो, दूध हो, दही हो, मक्खन हो, मांस हो, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे से पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। जैसे फिश है। फिश क्या है? छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है। वो कीड़े मकोड़े क्या खाते हैं? छोटी छोटी बहुत सी घास वगैरह खाते हैं जो समुद्र या तालाब में उगती है। अर्थात दोस्तों जैसे दूध लेते हैं, दूध गाय भैंस का, था गाय भैंस क्या खाती? ये भी घास ही खाती है। तो मैक्सिमम जितनी चीज़ें हैं वह कहाँ से प्राप्त होती? पेड़ पौधों से प्राप्त होती। अब बात करें पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते। दोस्तों पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जिसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की सहायता से और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके अपना भोजन बनाते हैं, इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आइए दोस्तों अब टॉपिक देखते हैं अपना सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की समान आवश्यकता समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न विधियों से होती है, अर्थात तरीके अलग अलग होते हैं, बट ऊर्जा सबको चाहिए। अगर अपनी बॉडी में ऊर्जा नहीं होगी तो क्या आप पढ़ा पाएंगे? क्या आप पढ़ पाएंगे या दौड़ पाएंगे, भाग पाएंगे, एक्सरसाइज कर पाएंगे या कोई काम कर पाएंगे?
नहीं कर पाएंगे। देखते हैं, कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी होते हैं। बाय चांस आपसे पूछा जाए स्वपोषी क्या होता है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं स्वपोषी के अंतर्गत पेड़ पौधे आते। क्यों आते हैं? क्योंकि वह अपना भोजन बनाते हैं और अपने भोजन के लिए किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, इसलिए ये स्वपोषी के अंतर्गत आएंगे। क्या आएंगे? स्वपोषी के अंतर्गत आएंगे। अब देखो, बात की जाए परपोषी, तो परपोषी वो होते हैं जैसे हम लोग सभी जानवर, क्योंकि हम लोग अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं। अब आप ये ना सोचना कि हम अपना भोजन स्वयं बनाते, बट वह भोजन हमें प्राप्त कहाँ से होता है? किसी न किसी पेड़ पौधे या जानवर से ही प्राप्त होता है, जिनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है ताकि ये जीव के समारक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सकें। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। अब आप उत्प्रेरक समझ लो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कैटालिस्ट या कैटालिसिस भी कहते हैं। यह क्रिया में भाग नहीं लेता, बट क्रिया को प्रभावित करता है। या तो क्रिया को तेज करेगा या धीमा करेगा। ध्यान रखिएगा, उत्प्रेरक क्या होते हैं? कैटालिस्ट क्रिया में भाग नहीं लेंगे, बट क्रिया की दर को प्रभावित करेंगे, या तो तेज कर देंगे या स्लो कर देंगे। और इनको क्या कहते हैं? इनको एंजाइम कहा जाता है। अतः विषम पोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते, अर्थात पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषम पोषी जीवों में आते हैं, और मैंने आपको बताया था कि जंतु की कैटेगरी में हम लोग भी आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वपोषी पोषण, अर्थात इसके अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। मैंने आपको बताया था सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब क्लोरोफिल की सहायता से और वातावरण से क्या कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके अपना भोजन बनाते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो आइए पढ़ते हैं स्वपोषी पोषण। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभव में हम अध्ययन करेंगे कि यह कैसे होता है जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं। उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। ये रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। बाय चांस पूछा जाए ऊर्जा जो संचित होती है वो किस रूप में संचित हो जाती है? ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में सुरक्षित हो जाती है। अब देखिए, एक आपको चित्र दिखाते हैं, जरूर देखो। एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट है, यह आप देख पा रहे होंगे। मध्यश्रा पर पटल भी दिया गया, शिरा दिया गया है, फ्लोएम जाइलम दिया गया है, संवहन बंडल दिया गया, मोमी क्यूटिकल दिया गया, ऊपरी भाग त्वचा, हरित लवक, वायुकोश, द्वारकोश का। तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जाइलम और फ्लोएम क्या है, ये सब चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ। चलिए, पहले आप एक रिएक्शन देख लें जो कि प्रकाश संश्लेषण को प्रदर्शित करती है। बिल्कुल दोस्तों, यह जो मैं रिएक्शन आपको समीकरण दिखाने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये रही, फर्स्ट ऑफ ऑल समझे, ये रहा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर H2O, ये क्लोरोफिल, ये सूर्य प्रकाश। इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में
जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की सहायता लेकर वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अवशोषण करके अपना भोजन बनाते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, और इंग्लिश में इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, क्लोरोफिल है, नीचे सूर्य का प्रकाश है, इससे ग्लूकोज बना। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? ये देखिए दोस्तों, ये C6H12O6। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें डायरेक्ट एक बार बीपीएससी में पूछा गया था कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, तो C6H12O6 याद रखिएगा। ग्लूकोज बना प्लस ऑक्सीजन बनी प्लस वाटर बना। देखिए ऑक्सीजन ये जो बनी है इसी की हमें ज़रूरत है, अर्थात अपने लिए पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी हैं। अगर हमें जीना है तो पेड़ पौधे लगाना है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि अपने बर्थडे पर एक पौधा ज़रूर लगाएं, ताकि आप पूरी ज़िंदगी उससे जो वो अपना फूड बनाए फिर आपको ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराएं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान कुछ घटनाएं होती, इनको हम पढ़ते हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, और थर्ड नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। देखिए आगे, ये आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। मरुद्भिद पौधे वो होते हैं दोस्तों जो रेतीले इलाकों में पाए जाते हैं। किसमें? रेतीले अर्थात रेत वाले इलाकों में पाए, जैसे जैसे थारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। ये थार मरुस्थल हो या सहारा मरुस्थल हो या टकला मकान हो, तो ये सारे के सारे ऐसे मरुस्थल हैं जहाँ पर इस टाइप के पौधे होते हैं। इन पौधों की भी विशेषता होती है दोस्तों कि ये रात में सिर्फ नाइट में ही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, बाकी पौधे क्या करते हैं? डे में लेते हैं। और पीपल एक ऐसा पौधा होता है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। क्या है? 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। इसीलिए दोस्तों हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। और मरुद्भिद पौधे को इंग्लिश में जीरोफाइट्स प्लांट्स भी कहते हैं, और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। आइए हम देखें कि उपरोक्त अपक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे, चित्र 6.1 मैंने जस्ट अभी आपको डिस्कस किया था और बताया था। चलिए फिर एक बार दिखा देते हैं, ऐसी कौन सी बात है। ये देखिए दोस्तों, चित्र रहा एक पत्ती का अनुप्रस्थ काट। ये देखिए मध्य श्राव, पर्णपटल श्राव, फ्लोएम, जाइलम, संवहन मंडल, मोमी, क्यूटिकल आदि चीजें आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए, तो आप नोट करें कि कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं जो दर्शाता कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। क्या है दोस्तों? क्लोरोफिल आवश्यक है। बिल्कुल, देखते हैं। ये क्रियाकलाप है, इसको स्वयं आपको करना है। पढ़ लें, क्रियाकलाप 6.1 है। आराम से पढ़ें और इसे फिर दोबारा करें। ये चित्र भी है, इसी में देख सकते हैं। अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। क्लास 9 में हमने रंध्र की रचना की थी। देखिए, रंध्र की चर्चा की थी। रंध्र को इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। चित्र 6.3 में अभी आपको ये चित्र बिल्कुल साथ ही में दोस्त देखो, ये देखिए, ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा, ये देखो यहाँ। देखिए ये सब रंध्र छिद्र हैं, खुला हुआ है, हरित लवक है, और रंध्र छिद्र ए नंबर में खुला हुआ है, बी नंबर में जो रंध्र छिद्र है स्टोमेटा वह क्लोज हुआ है। इतनी चीजें आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे। जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। इनको
क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं। लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर देता है। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाते हैं और फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों ने ये चित्र देख लीजिए, ठीक है। और ये भी एक चित्र दिया गया, प्रायोगिक व्यवस्था दिया गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ है ए नंबर में, और बी में है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बिना। देखिए ये चीज, बेल जार, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वॉच ग्लास, ये चीज़ें दी गई। इसके बारे में नीचे पढ़ते हैं। अभी क्रियाकलाप आप देख ही पा रहे होंगे, 6.2 है, और इसमें वही गमले वाला चित्र दिया गया जो मैंने जस्ट अभी आपको ऊपर समझाया है। ये देखिए, इस चित्र के बारे में इस क्रियाकलाप में डिस्कशन दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हो, कर सकते हो। उपरोक्त जो क्रियाकलाप ये अभी आपने पढ़ा है, ठीक है, तो इसमें क्या है देखते हैं। उपरोक्त दो क्रियाकलापों के आधार पर हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं कि जिससे प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य का प्रकाश ही हो। आप नाइट में देखिए, पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, बट उसका जो स्पीड होती है वह स्लो होती है, प्रोसेस स्लो होता है, क्योंकि उसे पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता। आप टॉर्च जला के करवाएं तब भी होगी, बट प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की जो रेट है, प्रकाश संश्लेषण की दर है, वह दोस्तों कम हो जाएगी। अब तक हम ये चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, चलिए इसके बारे में आपको बताएंगे थोड़ा सा। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, लोहा है, मैग्नीशियम है, सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। अब वक्त आ गया है विषम पोषी पोषण। बिल्कुल दोस्तों, विषम पोषी की बात हो रही, सीधी सी बात अपनी, क्योंकि हम लोग अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं, हमेशा पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। वेज नॉन वेज दोनों प्रकार के जो चीज़ें होती हैं वह जानवर एनिमल से ग्रहण करता है। एनिमल्स में आप सभी जानवर देख सकते हैं, और बुद्धिजीवी जानवर में देखना चाहें तो आप मनुष्य को देख सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि भोजन स्रोत अचल है, जैसे घास चल फिर सकती नहीं है, गतिशील है जैसे हिरण, दोनों प्रकार के भोजन का अधिगम का तरीका भिन्न भिन्न होता है। जैसे घास को कौन खाता है, हिरण को कौन खाता है, शेर, ठीक है। तथा गाय व शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं। फफूंदी, ईस्ट तथा मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण हैं। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, ठीक है। देखो, जितनी चीज़ें हम लोग खाते हैं वो डाइजेस्ट कहाँ होता है, पेट के अंदर होता है, ऐसा तो नहीं तो बाहर हो। बट लेकिन यही गाय भैंस में अलग होता है, ये जुगाली करते हैं। जुगाली का मतलब होता है एक साथ इन्होंने खाना अपने पेट में सुरक्षित कर लिया, फिर ये मुंह चलाएंगे और जो इन्होंने भोजन पेट में रखा वो गोले बन बन के मुंह में आते रहेंगे। आपने देखा होगा गाय भैंस जुगाली करी, हो सकता है उसके मुंह से झाग निकल रहा हो, तो वो इसी भोजन की वजह से होता है। पहले उन्होंने भोजन को पेट में सुरक्षित करा, उसके बाद क्या होता है कि उसी भोजन के गोले बन बन के मुंह में आते रहते हैं, वो जुगाली करते रहते हैं, अर्थात मुंह चलाते रहते हैं।
वो जो मुंह चलाना होता है उसको साइंटिफिक वैज्ञानिक भाषा में जुगाली करना कहते हैं। जीव द्वारा किस भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाए तथा उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करता। घास, फल, कीट, मछली और मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ अन्य जीव पौधों और जंतुओं को बिना मारे उनमें पोषण प्राप्त करती है। पोषक युक्ति: अमरबेल, किलनी, जू। देखो ये किस्में किस्में पाई जाती, मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, अमरबेल है, किलनी है, जुआ है जो कि सबके सिरों में लगभग पाए जाते हैं, लीच है, फीताक्रम सरीखे बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होती है। अब हम लोग क्या देखेंगे, चलिए दिखाते हैं जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। बिल्कुल, देखिए जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, ये रहा पॉइंट। क्योंकि भोजन और उसके अंतर्ग्रहण की विधि भिन्न है, अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न है। एक कोशिक जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा। अमीबा देखो एक कोशिकीय होता है। क्या होता है ये? अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवृत्त की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवृत्त भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। चित्र 6.5 को मैं फटाफट आपको दिखाता हूँ। देखिए अमीबा ये रहा, देखो कैसे ये एक फार्म में था, ठीक है। फिर ए से धीरे धीरे ये बनने लगा, इसने भोजन देखा, केंद्रक है, ठीक है। फिर इसने खाद्य कण को देखा। बी में आप लोग देख रहे हैं पादप अपने कूट पाद के माध्यम से, पैरों के माध्यम से एक जाल सा बनाने लगता है खाद्य कण के आसपास। फिर सी में क्या है, खाद्य रिक्तिका क्या कर लेती, खाद्य कण को अंदर कर लेती है और खाना डाइजेस्ट हो जाता, खा लेता। और एक चीज और आप जानिए किसके बारे में, अमीबा के बारे में। एक कोशिकीय तो जीव है ही, साथ में इसकी आकृति भी निश्चित नहीं होती है। इस बात को आप लोग विशेष ध्यान रखें कि अमीबा की कोई भी आकृति नहीं होती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे, इतना बता दिया था आपको चित्र 6.5 में। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव में विसरित हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। पैरामीशियम भी एक कोशिक जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पश्चाप की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होता है। अब हम लोग देखेंगे मनुष्य में पोषण। किसमें? मनुष्य में पोषण, अर्थात हम लोग अपनी बात कर रहे हैं। देखिए मनुष्य में पोषण अर्थात हम लोगों को पोषण कैसे प्राप्त होता है। आहारनाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तरित एक लंबी नाल है, अर्थात हम जो खाना खाते हैं और जब वो डाइजेस्ट हो जाता है, जो मटेरियल बच जाता अपच रहता है उसे हम गुदा के माध्यम से बाहर कर देते हैं। ये सभी मनुष्यों की बात है, साथ में जानवरों की भी बात हो रही है, लगभग कुछ एक अपवाद को छोड़कर। चित्र 6.6 में हम इस नली के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। जो भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाता उसका क्या होता है, आइए इस प्रक्रम की चर्चा करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये क्रियाकलाप है, इसे आप पढ़ लें और स्वयं कर लें। देखिए हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं। क्योंकि आहार का आस्तर बहुत कोमल होता है, अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, जैसे खट्टी चीज, जैसे नींबू, इमली, कच्चा आम। इनको सोचने भर से ही मुंह में पानी आने लगता है, अर्थात मुंह में क्या, लार आने लगती है। यह वास्तव में केवल जल नहीं, यह लाल ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है।
बाई चांस आपसे पूछा जाए कि जो लार होती है वो किस ग्रंथि से निकलती है, तो आप कह सकते हैं लाला ग्रंथि से निकलती है। लाला ग्रंथि को दोस्तों लाल ग्रंथि भी कहते हैं, और इसे जो निकलता है पदार्थ उसे लाला रस या लार भी कहते हैं। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है। ये देखिए, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेस कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसको टिक कर देते हैं। देखिए, ये देखो, ये मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। भोजन को चबाने के दौरान पेशी जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। पहले आप चित्र देख लो। ये रहा 6.6 मानव पाचन तंत्र। बिल्कुल इसको हम दिखाते हैं आपको। देखिए, मुंह, जीवा, मुख, गुहा, ग्रसिका, यहीं से हम लोग खाना ग्रहण करते हैं। जो डायफ्राम रहे, ठीक है, अमाशय है, पित्ताशय, पित्त का भंडारण करता, पित्त नली है, यकृत है, अग्नाशय है, क्षुद्रांत है, वृद्धांत है। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, वृद्धांत मतलब बड़ी आंत, और ये गुदाद्वार रहा, और ये परिशेषका और गुदाद्वार आप देख पा रहे हो। मुंह से खाना खाते हैं और गुदाद्वार से निकाल दिया जाता है जो फीकस मटेरियल, वेस्ट मटेरियल जो हो जाता, अपच भोज्य पदार्थ बने रहते उनको इससे एनस से निकाला जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इसमें एक एंजाइम होता है, उसे लार एमिलेस कहते हैं। ये मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। भोजन को चबाने के दौरान पेशी जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यह क्रमाकुंचक गति पूरी भोजन नली में होती है। मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका या ईसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। बाई चांस अगर आपसे ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन, तो आप बता सकते हैं मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका या इसी को ईसोफेगस भी इंग्लिश में कहते हैं, ले जाया जाता है। अमाशय एक वृहत अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। अमाशय की पेशी भित्ति भोजन को अन्य पाचक रस के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। ये पाचन कार्य अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखिए क्या क्या होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावण करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य करता है? समानता परिस्थितियों में श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा करता, अर्थात उसकी जो अंदर वाली लेयर होती है उसकी सुरक्षा करता है। हमें बहुधा वयस्कों को एसिडिटी अथवा अम्लता हो जाती, अर्थात खट्टी डकारें आने लगती हैं, की शिकायत करते सुना है। क्या इसका संबंध उपरोक्त वर्णित विषय से तो नहीं है? अगर अम्लता बढ़ जाए तो आप क्या क्षारकता ले सकते हैं, अर्थात ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिसकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक हो, अर्थात 7.1 से 14 तक हो, या वह क्षार हो। इंग्लिश में इसे बेस भी कहा जाता है। अमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण, देखो दोस्तों, क्षुद्रांत नाल को ही छोटी क्या कहा जाता, आंत कहा जाता है। यह अत्यधिक कुंडली होती, प्लस कुंडलित होती और सबसे बड़ी होती। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी सेलुलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी होती है। बाई चांस अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि खरगोश और शेर में सबसे लंबी क्षुद्रांत किसकी होगी, सबसे छोटी आंत किसकी बड़ी होगी, तो आप कह सकते हैं खरगोश की। क्यों? क्योंकि जो खरगोश है वह घास खाता है और घास में होता सेलुलोज। सेलुलोज को पचाने के लिए छोटी आंत का बड़ा होना कंपलसरी है, और शेर को मांस पचाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए उसमें जो क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत पाई जाती है वह क्या होती है, खरगोश की अपेक्षा छोटी पाई जाती है।
क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो क्षुद्रांत है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। इस कार्य के लिए यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और अग्नाशिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। यकृत से स्रावित पित्त रस इस कार्य को करता है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ये साबुन का मैल पर भी इमल्सीकरण की तरह ही है, जिसके विषय में हम चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। अग्नाशय अग्नाशिक रस का स्रावण करता है। बाई चांस आपसे पूछा जाए जो अग्नाशय है वह कौन सा रस निकालता है? अग्नाशिक रस का निकालता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। देखो प्रोटीन का पाचन हो रहा बट ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन के रूप के लिए लाइपेस एंजाइम होता है। देखिए वसा के पाचन के लिए ये लाइपेस एंजाइम होता है। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती जो आंत रस स्रावित करती। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, देखिए अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। देखिए पाचित भोजन को आंत की अर्थात आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। बिना पचा भोजन वृत्तांत्र में भेज दिया जाता अर्थात बड़ी आंत में चला जाता है, जहाँ दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। इस वज्र पदार्थ का उपयोग बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से इसको देख सकते हैं। दंत क्षरण, इसको आप पढ़िए और समझिए। कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनको भी आप देख सकते हैं। अब वक्त आ गया श्वसन के बारे में समझने का। देखिए श्वसन क्या होता है दोस्तों? ब्रीथिंग होती है। और जब हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अर्थात जिंदगी जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? हरे पेड़ पौधे से मिलेगा। इसीलिए दोस्तों अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। अगर टाइम मैनेज नहीं हो पाता है तो अपने बर्थडे पर एक पेड़ जरूर लगाएं, यही आपसे गुजारिश है। ये देखिए दोस्तों, ये चित्र 6.7 है। देखिए ए नंबर है, चूने के पानी में निश्वास द्वारा वायु प्रवाहित की जा रही है। देखिए नलिका और पर्णकुली में चूने का पानी, ठीक है। देखिए बी में क्या है? चूने के पानी में वायु पिचकारी सिरिंज द्वारा प्रवाहित किया जा रहा। ये देखिए ये भी एक क्रियाकलाप है, इसको भी आप पढ़ें और समझें क्या दिया गया है। पिछले अनुभाग में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम में लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। विविध जीव इसे भिन्न विधियों द्वारा करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विघटित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती। चित्र 6.8 मैंने अभी आपको दिखाया है। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन है। यह प्रक्रम कोशिका द्रव में होता है। इसके पश्चात पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में होता है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। अर्थात अवायवीय श्वसन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। चलिए
देखिए अवायवीय श्वसन वह दोस्तों श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत ना हो। किसकी? ऑक्सीजन की जरूरत ना हो, वह अवायवीय श्वसन होता। वायवीय श्वसन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत हो। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। दूसरा उत्पाद जल है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह वायवीय श्वसन कहलाता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? पावर हाउस होती है। किसकी? ऊर्जा घर भी इसको कहा जाता, माइटोकॉन्ड्रिया को। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। यहाँ पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। अब आप लोग एक चित्र देख पा रहे होंगे 6.8 भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। बिल्कुल, चलिए आपको समझाते हैं। देखिए ग्लूकोज 6 कार्बन के साथ, ठीक है, कोशिका द्रव ये रहा, पायरुवेट 3 वायु में अणु प्लस ऊर्जा। देखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति अर्थात अवायवीय श्वसन, ऑक्सीजन नहीं है तो ईस्ट में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा 2 कार्बन अणु। अब देखिए ये ऑक्सीजन के अभाव में है, वो अनुपस्थिति में है ऑक्सीजन के अभाव में, तो हमारी पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा 3 कार्बन अणु। अब देखो एम का ऑक्सीजन की उपस्थिति है, तो इसमें क्या माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा निकलेगी। जहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, बिल्कुल भी ऑक्सीजन ना हो, तो उसमें इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा 2 कार्बन अणु निकलेंगे। अब ऑक्सीजन का अभाव अर्थात थोड़ी बहुत ऑक्सीजन होगी बट ज़्यादा नहीं होगी, तो उसमें लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा 3 कार्बन अणु। ऑक्सीजन की उपस्थिति कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, और ये माइटोकॉन्ड्रियम प्रोसेस होता है। देखिए कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाता है। तो एटीपी का जो दोस्तों फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। देखिए आपको बता दें, जो एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। नामक अणु संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। एटीपी के विघटन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली आंत रोशनी जिसको एंडोथर्मिक क्रियाओं का परिचालन भी करती है। देखिए येलो पैकेट में एटीपी के बारे में दिया गया, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। क्योंकि वायवीय श्वसन तथा ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं और अंतरकोशिकीय अवकाश ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकती हैं। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधे की आवश्यकता पर निर्भर करती है। रात्र में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है। आपको बता दें दोस्तों, कभी आप रात में पेड़ पौधे के नीचे खड़े हो जाए तो आपको गर्माहट महसूस होगी। क्यों महसूस होगी? क्योंकि वह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा होता है। और डे में आप किसी पेड़ के नीचे बैठे तो आपको ठंडक महसूस होगी। ठंडक इसलिए दोस्तों महसूस होगी क्योंकि वह ऑक्सीजन छोड़ रहे होंगे। दिन में श्वसन के दौरान निकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः कोई भी CO2 नहीं निकलती। इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटक है। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें जल में विलेय ऑक्सीजन उपयोग करने की आवश्यकता है। अब आप जानते होंगे जल में कौन कौन से जंतु रहते हैं।
आपने फिश के बारे में सुना है जिसको मछली कहते हैं, वह पानी में रहती है और श्वसन गिलफड़ों के माध्यम से लेती, अर्थात जो पानी में ऑक्सीजन घुली है उसी को वह ग्रहण करके अपना जीवन यापन करती है, अर्थात मछली आराम से पानी के अंदर रहती है। बट ये नेचर एनिमल्स में अर्थात इंसानों में नहीं पाया जाता। क्या इंसान पानी के अंदर रह सकता है, पानी में सांस ले सकता है? नहीं ले सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ना ही तो गिल्स होते हैं, ना ही वो घुली हुई ऑक्सीजन को अपने नाक के माध्यम से ले सकता है। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते, परंतु जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें जल में विलेय ऑक्सीजन उपयोग करने की आवश्यकता। ये क्रियाकलाप दिया गया दोस्तों, इसको आप पढ़ सकते हो, स्वयं कर सकते हैं। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोन तक पहुंचाती है, जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर द्वारा ले ली जाती है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन बाहुल वायुमंडल के संपर्क में रहता है। क्योंकि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार होता है, अतः यह सतह बहुत पतली तथा मुलायम होती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से यह शरीर के अंदर अवस्थित होती है, अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जहां ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए एक क्रियाविधि होती है। देखिए, अब देखेंगे मनुष्य में चित्र भी दिखाएंगे 6.9। और आपको बता दें, हम लोग सांस कहाँ से लेते हो? नाक के माध्यम से लेते हो। किसके माध्यम से लेते हो? नाक के माध्यम से ही सांस लेते हो। देखिए, वायु शरीर के अंदर नासाद्वार जाती है। नासाद्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती, जिससे शरीर में जाने वाली धूल तथा दूसरी अशुद्धियां रहित होती हैं। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती जो इस प्रक्रम में सहायक होती। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। कंठ में उपस्थित उपास्थि के वलय उपास्थि होते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपातित ना हो, क्या निपतित ना हो। ये देखिए दोस्तों, आप लोग चित्र देख पा रहे होंगे। नासाद्वार दिया गया, मुख गुहा दिया गया, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली और उपास्थि वलय। नाक की दोस्तों एक विशेषता बता दें, यह जो धूल कण अंदर नहीं जाने देते क्योंकि नाक के बाल उसको रोकते हैं। दूसरी चीज, नाक एक प्राकृतिक रूप से एयर कंडीशनर का कार्य करता। कैसे? जैसे गर्म हवा को ठंडी हवा के रूप में अंदर पहुंचाएगा, ठंडी हवा को गर्म करके अंदर पहुंचाएगा, अर्थात किसी भी तरीके से अपनी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये चित्र आप लोग देख पा रहे होंगे। श्वास नली, उपास्थि वलय, श्वसनिकाएं भी देख पा रहे होंगे। श्वसनी, श्वसनिका, कुपिका कोश, डायाफ्राम, फुफ्फुस, पसलियां आदि चीजें आप लोग देख पा रहे होंगे। मानव श्वसन तंत्र है। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतःकृत हो जाता है, जिसे कुपिका कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है, जैसा हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं। जब हम श्वास अंदर लेते हैं, हमारी पसलियां ऊपर उठ जाती हैं और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। जब हम सांस रोकते हैं तो चेस्ट का साइज बढ़ जाता है। जब सांस छोड़ते हैं तो चेस्ट का साइज क्या होता है? सिकुड़ जाता है। ये चीज यहाँ समझाई गई है। इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कोशिकाओं को भर लेती है। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में छिड़ने के लिए लाता है। कोशिका रुधिर वाहिका का रुधिर कोशिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। देखिए, धूम्रपान दोस्तों हेल्थ के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है।
कभी भी किसी भी प्रकार का कोई धूम्रपान नहीं करना चाहिए। फेफड़ों के साथ साथ यह विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी गिफ्ट करता है। अगर आपको बीमारियों का गिफ्ट चाहिए तो धूम्रपान करें, और बीमारियों का गिफ्ट नहीं चाहिए जैसे कैंसर हो गया, टीबी हो गया, ये बहुत खतरनाक बीमारियां होती हैं जो धूम्रपान से होने की इनकी संभावना रहती है। तो कृपया धूम्रपान से दूर रहें, बचें और यह संदेश सभी तक पहुँचाएँ। अब आगे देखते हैं। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विषमदाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। क्या है? तो वह है दोस्तों हीमोग्लोबिन। मानव में श्वसन वर्णक अगर पूछा जाए तो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त लाल होता है, ध्यान रखें, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। ये वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। ये देखिए, इसको भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनको समझें। अब बारी आ गई कि वहन देखें। देखिए दोस्तों, वहन क्या है? बिल्कुल, वहन मतलब ट्रांसपोर्ट, और मानव में वहन अर्थात ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन, वहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी वस्तु या पदार्थ को ले जाना ही वहन कहलाता है। वहन क्या कहलाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी वस्तु या पदार्थ को ले जाने की क्रिया को वहन कहते हैं। इंग्लिश में इसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और इसके अंतर्गत हमें मानव वहन पढ़ना, अर्थात ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन। ये क्रियाकलाप खुद ही देखें और आप खुद समझ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। पिछले अनुभाग में हम देख चुके हैं कि रुधिर भोजन, ऑक्सीजन तथा वज्र पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। क्लास 9 में हमने सीखा था कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। देखिए, तरल माध्यम क्या होता है ये चीज़ हम बताते हैं। यहाँ से देखिए, तरल माध्यम जो होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कोशिकाएं निलंबित होती हैं। प्लाज्मा जो होता है भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती हैं। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है। अतः हमें एक पंपन यंत्र की आवश्यकता है जो रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सके। नलियों के एक तो दोस्तों नलियों के एक परिपथ की आवश्यकता जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके, तथा एक यंत्र की जो ये सुनिश्चित करे कि इस परिपथ में यदि कभी टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत हो सके। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारा पंप हृदय। दोस्तों देखिए, दिल का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए कोशिश करें हृदय को स्वस्थ रखें और फर्जी की बातों से दूर रहें। हृदय एक पेशी अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, कैसा होता है? मुट्ठी के आकार का होता है। चित्र 6.10 में अभी आपको दिखाएंगे। क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है, अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है। रोकने के लिए हृदय कई प्रकोष्ठों में या कोष्ठों में बटा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है तथा फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजन रुधिर को हृदय में लाना होता है। ये ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तब शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है। चलिए पहले आपको चित्र दिखाते हैं। चित्र 6.10 आप देख पा रहे होंगे। मानव हृदय का व्यवस्थात्मक काट दृश्य। ये देखिए हृदय का है। महाधमनी देख पा रहे होंगे आप लोग, फुफ्फुस धमनियां देख पा रहे होंगे, फुफ्फुस सिराएं देख पा रहे होंगे, बायां अलिंद देख पा रहे होंगे, बायां निलय भी देख पा रहे होंगे। इधर शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा आप देख पा रहे होंगे, दायां अलिंद देख पा रहे होंगे। शरीर के निचले भाग से महाशिरा, दायां निलय और विभाजिका। ये हृदय का चित्र, इसको आप लोग देख लें और समझ लें। देखिए, फुफ्फुस से हम इस प्रक्रम को विभिन्न चरणों में समझ सकते हैं। चित्र 6.11 अभी आपको दिखाएंगे। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ बायां अलिंद में आता है। देखो,
यहाँ से आपको थोड़ा समझा दें दोस्तों। फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ बायां अलिंद में आता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां अलिंद शिथिल रहता है। जब अगला प्रकोष्ठ बायां निलय फैलता है तब यह संकुचित होता है, जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है। अपनी बारी पर जब पेशी बायां निलय संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। ऊपर वाला दायां कोष्ठ दायां अलिंद जब फैलता है तो शरीर से विऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। जैसे ही दायां अलिंद संकुचित होता है, नीचे वाला संगत कोष्ठ दायां निलय फैल जाता है। यह रुधिर को दाएं निलय में स्थानांतरित कर देता है, जो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु अपनी बारी पर फुफ्फुस में पंप कर देता है। अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशी भित्ति मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। जब अलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। देखिए, फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है। बिल्कुल, इसको पढ़ते हैं। हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। पक्षी और स्तनधारी सरीखे जंतुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता है, ये बहुत लाभदायक है, क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है, शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर होता है। जल स्थल चर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होते हैं। देखिए, यही खेल है दोस्तों, इसको जरूर आप समझें। जल स्तर चर या बहुत से सरीसृप हैं जिनके जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होते हैं, बट मनुष्यों में क्या होता है, 4 कोष्ठीय होते हैं। 4 चेंबर मनुष्य में पाए जाते हैं, बट ऐसे बहुत सारे सरीसृप या जल पर या स्थल पर घूमने वाले जंतु होते हैं जिनमें 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, और ये ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर धारा को एक सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। दूसरी ओर मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं, और मनुष्य में 4 होते हैं। यहाँ से रुधिर क्लोम में भेजा जाता है, जहाँ ऑक्सीजनित होता है, और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। दूसरी ओर अन्य कशेरुकी में प्रत्येक चक्र में ये 2 बार हृदय में जाता है। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इंग्लिश में से डबल ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। देखिए, ये देखो चित्र आप लोग 6.11 देख पा रहे होंगे। क्या है चित्र 6.11 देख पा रहे होंगे? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय का व्यवस्थात्मक निरूपण। ये देखिए किस तरीके से फुफ्फुस कोशिकाएं हैं, केशिकाएं हैं। फुफ्फुस से फुफ्फुसी सिरा है। शरीर को महाधमनी है। फुफ्फुस के अलावा शरीर के अंगों में कोशिकाएं। शरीर में महासिरा, फुफ्फुस के लिए फुफ्फुसी धमनी। ठीक है, धमनी और सिरा की बात पूछिए। शिराकार क्या करती? शरीर से हृदय को एकत्रित करके हृदय तक पहुंचाती है। शिराकार क्या करती है? रक्त को शिरा जो होती है रक्त को शरीर से एकत्रित करके हृदय तक पहुंचाती है, अर्थात अशुद्ध रक्त को पहुंचाती है। और जो धमनी होती है वह कार्य करती है, अर्थात हृदय से जो ब्लड पंप होता है, शुद्ध रक्त होता है, उसे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य धमनी करती है। आगे देखेंगे, ये रक्तदाब है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 होता है। इसको आप लोग जरूर याद रखें। इससे कम ज़्यादा होगा तो वो शिकार किसी न किसी बीमारी का हो जाएगा। बीपी हाई लो का वह पेशेंट बन जाएगा। नलिकाएं रुधिर वाहिकाएं क्या है दोस्तों? नलिकाएं और रुधिर वाहिकाएं हैं। धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। बिल्कुल दोस्तों, धमनी वे रुधिर वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा कर लें दोस्तों,
तब मजा आएगा। बिल्कुल, आप देखिए, धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है। क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है, शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रुधिर में दाब होता है, बल्कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होते हैं। किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिससे सभी कोशिकाओं से रुधिर का संपर्क हो सके। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोश की मोटी होती है और रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा ही होता है। कोशिकाएं तब आपस में मिलकर, क्या होता है दोस्तों, कोशिकाएं तब आपस में मिलकर, कोशिकाओं के मध्य के विनिमय पतली भित्ति होती, कोशिकाएं तब आपस में मिलकर शिराएं बनाती तथा रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती। क्या करती हैं? अंग तथा ऊतक से ये दूर ले जाती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण। बिल्कुल दोस्तों, देखते हैं इसको, बहुत अच्छे से समझते हैं। इन नलिकाओं के तंत्र में यदि रिसना प्रारंभ हो जाए तो क्या होगा, उस स्थिति पर विचार कीजिए जब हम घायल हो जाएं और रक्तस्राव होने लगे। तंत्र से रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रक्तस्राव से दाब में कमी आ जाएगी, जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी आ जाएगी। इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं। अब देखेंगे दोस्तों लसिका। लसिका क्या होता है? एक अन्य प्रकार का यह द्रव होता है जो वहन में भी सहायता करता है। क्या है? एक लिक्विड होता है और ट्रांसपोर्ट में यह हेल्प करता है। इसे लसिका या ऊतक तरल कहते हैं। कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतरकोश की अवकाश में आ जाते हैं तथा ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन यह रंगहीन तथा, क्या होता है, रंगहीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन है। लसिका अंतरकोश के अवकाश से लसिका कोशिकाओं में चला जाता है, जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिका बनाती है और अंत में बड़ी शिरा में खुलती है। पचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोश की अवकाश से वापस रुधिर में ले जाता है। अब देखेंगे पादपों में परिवहन। बिल्कुल दोस्तों, एक बार इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पादप किस तरह CO2 शरीर के सरल यौगिक लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त अंगों, विशेष रूप से पत्तियों के द्वारा करते हैं। पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है। पौधों के लिए नाइट्रोजन, ये पौधों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम तथा प्रचुरतम स्रोत है, इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहते हैं किया जाता है। यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी कम है तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विस्तृत हो जाती है। यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन, मैंने दोस्तों अभी आपको बताया कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस भी हैं, ठीक है, और जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहते हैं और इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यदि मृदा के संपर्क में आने वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विस्तृत हो जाती है। यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण ये दूरियां बढ़ जाती हैं तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में परिवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली आवश्यक हो जाती है। विभिन्न शरीर
अभिकल्पना के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भिन्न होती है। पादप प्रचलन नहीं करते हैं और पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है। इसके परिणामस्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वे अपेक्षाकृत धीमे वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। जिन दूरियों का परिवहन तंत्र का प्रचालन कर रहे हैं, लंबे वृक्षों में वे बहुत अधिक हो सकती है। पादप वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करेगा। ये दो पथ स्वतंत्र संगठित चालन नलिकाओं से निर्मित हैं। एक जाइलम है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों को वहन करता है। दूसरा फ्लोएम पत्तियों से जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं, पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। हम इन ऊतकों की रचना विस्तार से क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे जल का परिवहन। देखिए दोस्तों, क्या है, जाइलम ऊतकों में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाओं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती हैं जो पादप के सभी भागों से संबद्ध होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में हैं तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती हैं। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है। इसका अर्थ है कि जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है। देखो, जड़ के माध्यम से जाइलम का कार्य क्या होता है? पानी को खींचना, जो कि जड़ से खींचा जाता है। फ्लोएम जो फूड बनता है, शाखा के विभिन्न पेड़ पौधों की विभिन्न शाखाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। जो हम आमतौर पर पादपों की ऊंचाई देखते हैं, यह दाब जल को वहां तक पहुंचाने के लिए स्वयं में पर्याप्त नहीं है। पादप जाइलम द्वारा अपनी सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुंचाने की कोई और युक्ति है। अब देखेंगे हम लोग क्रियाकलाप 6.9 है, इसे आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आगे ये मानकर कि पादप को पर्याप्त जलापूर्ति है, जिस जल रंध्र के द्वारा हानि हुई है उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। वास्तव में कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूसण उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अतः वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलीन खनिज लवणों के ऊपर मुखी गति में सहायक है। यह ताप के नियमन में भी सहायक है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है। दिन में जब रंध्र खुले हैं, वाष्पो उत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। चित्र देख लो, 6.12 है, 6.12। एक वृक्ष में वाष्पो उत्सर्जन के समय जल की गति, ये देखिए आप लोग जल वाष्प देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। हाँ, अब हम लोग देखेंगे भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। बिल्कुल दोस्तों, देखिए क्या है यहाँ से। अब तक हम पादप में जल और खनिज लवणों की चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि उपापचयी क्रियाओं के उत्पाद विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण जो पत्तियों में होता है तथा पादप के अन्य भागों में कैसे भेजे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है और यह संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। जाइलम द्वारा परिवहन जिससे समान भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है से विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण है, जो
जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज सरीके पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। एटीपी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। ये ऊतक का परासरण दाब बढ़ा देता है, जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पादपों का स्थानांतरण कराता है। उदाहरण के लिए वसंत में जड़ व तने के ऊतकों में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है, जिसे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कुछ दोस्तों प्रश्न दिए गए, इनको समझें और करें। अब हमारा टॉपिक है उत्सर्जन। क्या है उत्सर्जन? अर्थात खाया पिया भी तो बाहर भी करने का टाइम आ गया है। कुछ चीज़ें बाहर भी की जाएंगी जो कि हेल्थ को नुकसान ना पहुंचाएं। बिल्कुल दोस्तों, हम चर्चा कर चुके हैं कि जीव प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में जनित वज्र गैसों से कैसे छुटकारा पाते हैं। अन्य उपापचयी क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निकलना आवश्यक है। क्या है? पदार्थों का निकलना आवश्यक है। वह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापचयी वज्र पदार्थों का निष्कासन होता उत्सर्जन कहलाता है। वह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापचयी वज्र पदार्थों का निष्कासन होता उत्सर्जन कहलाता है। विभिन्न जंतु इसके लिए विविध युक्तियां करते हैं। बहुत से एक कोशिक जीव इन अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विसर्जित कर देते हैं, जैसा हम अन्य प्रक्रम में देख चुके हैं। जटिल बहुकोशिकीय जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं। अब देखेंगे मानव में उत्सर्जन। क्या? मानव में उत्सर्जन। भाई देखिए, इंसान खाता पीता है और आपको पता है कि वह गुदा द्वार से जो अपचयी होता है, अनडाइजेस्ट फूड होता है, उसे बाहर कर देता है। देखिए दोस्तों, क्या है मानव के उत्सर्जन तंत्र, जैसा कि चित्र 6.13 में अभी आपको दिखाएंगे। एक जोड़ा वृक्क, अर्थात इसको किडनी भी कहते हैं, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय, एक जोड़ा वृक्क, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग होता है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है, अर्थात दाएं बाएं पेट में स्थित होता है। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता, तब यहाँ तब तक एकत्र रहता है जब तक मूत्रमार्ग से निकल नहीं जाता है। ये देखो चित्र भी आपको दिखा देते हैं। 6.13 मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, बाई वृक्क धमनी आप देख पा रहे होंगे, बायां वृक्क और बाई वृक्क स्राव, महाधमनी, बाई मूत्रवाहिनी, महास्राव, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, जिसे शिशन भी कहते हैं। मूत्र किस प्रकार तैयार होता है? मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वज्र पदार्थ को छानकर बाहर निकालना होता है, अर्थात जो पॉइजनस मटेरियल होता है ब्लड में, उसको बाहर निकालने का कार्य इसका होता है। फुफ्फुस में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है, जबकि नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वृक्क में आधारी निस्यंद एकक फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है। वृक्क में प्रत्येक केशिका, जिसको आप कोशिका भी कह सकते हैं, बट यहाँ पर केशिका है, केशिका का संबंध होता है किसी वस्तु को ऊपर सोखना या चढ़ाना। प्रत्येक केशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के दोस्तों सिरे के अंदर होता है। यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्र करती। चित्र 6.14 में अभी आपको दिखाते हैं। प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें विक्राणु इंग्लिश में नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन दोस्तों इसको कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, जिस चित्र की मैं चर्चा कर रहा था, चित्र 6.14, एक विक्राणु की रचना जिसको इंग्लिश में नेफ्रॉन भी कहते हैं। ये देखिए, कोशिका गुच्छ दिया गया, केशिका गुच्छ भी इसको कहते हैं, बोमन संपुट दिया गया है, ग्लोमेरुलम भी इंग्लिश में कहते हैं। विक्राणु का नलिकाकार भाग भी आप लोग देख पा रहे होंगे, वृक्क धमनी की शाखा भी देख पा रहे होंगे, वृक्क श्रा की शाखा और वृक्क धमनी। ठीक है, अब देखिए, जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं। प्रारंभिक निस्यंद में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल
जल रह जाते हैं, अर्थात जिनमें पानी रह जाता है, जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनर्अवशोषण हो जाता है। जल की मात्रा पुनर्अवशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय वज्र उत्सर्जित करना है पर निर्भर करता है। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है, जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर ना कर दे। मूत्राशय पेशी होता है, अतः यह तंत्रिका नियंत्रण में है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। परिणाम स्वरूप हम प्रायः मूत्र निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं। देखिए, डायलिसिस होता है, कृत्रिम वृक्क कहते हैं, इसे अपोहन भी कहते हैं। जैसे किसी की किडनी खराब हो जाए तो डायलिसिस के माध्यम से प्यूरिफाई करवाना पड़ता है। ठीक है, डायलिसिस भी कहते हैं, अपोहन भी कहते हैं। इसे आप पढ़े और समझें। अब देखेंगे हम लोग पादप में उत्सर्जन। ठीक है, अर्थात पेड़ पौधों में कैसे उत्सर्जन होता है। पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्तियां प्रयुक्त होती हैं। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद कही जा सकती है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पौधे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। पादपों में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं और वे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब आ गया है वो वक्त कि अब तक आपने जो पढ़ा है फटाफट उसे रिवाइज करवाते। आपने क्या सीखा है? क्या है? आपने क्या सीखा है? विभिन्न प्रकार की गतियों को जीवन सूचक माना जाता है। जीवन के अनुरक्षण के लिए पोषण, श्वसन, शरीर के अंदर पदार्थों का संवहन तथा अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन आदि प्रक्रम आवश्यक है। स्वपोषी पोषण में पर्यावरण से सरल अकार्बनिक पदार्थ लेकर तथा बाह्य ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य का उपयोग करके उच्च ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करना है। विषमपोषी पोषण में दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए गए जटिल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है। मनुष्य में खाए गए भोजन का विखंडन भोजन नली के अंदर कई चरणों में होता है तथा पाचित भोजन क्षुद्रांत में अवशोषित करके शरीर की सभी कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिकों का विखंडन होता है, जिससे एटीपी का उपयोग कोशिका में होने वाली अन्य कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों और देखिए कुछ पॉइंट है। श्वसन वायवीय या अवायवीय हो सकता है। वायवीय श्वसन से जीव को अधिक ऊर्जा प्राप्त होती और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है। अवायवीय क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंट में नहीं होता है। मनुष्य में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन तथा उत्सर्जी उत्पाद सरीखे पदार्थों का वहन परिसंचरण तंत्र का कार्य करता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय, रुधिर तथा रुधिर वाहिकाएं होती हैं। उच्च विभेदित पादपों में जल, खनिज लवण, भोजन तथा अन्य पदार्थों का परिवहन संवहन ऊतक का कार्य है, जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। मनुष्य में उत्सर्जी उत्पाद विलेय नाइट्रोजनी यौगिक के रूप में वृक्क में विक्राणु, जिसको इंग्लिश में नेफ्रॉन कहते हैं, द्वारा निकाले जाते हैं। पादप अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए विविध तकनीकों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अपशिष्ट पदार्थ कोशिका रिक्तिका में संचित किए जा सकते हैं या गोंद व रेजिन के रूप में तथा गिरती पत्तियों द्वारा दूर किया जा सकता है, या ये अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित होते हैं। दोस्तों तो यहीं पर यह चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके की पूरी साइंस आपको 12th तक कंप्लीट मिलेगी। आपको करना क्या है, इस चैप्टर को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।